आप लोग इतने कॉन्फिडेंट थे अपनी पार्टी को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो क्या 2014 और 2019 के रिजल्ट से क्या आप लोग डरे हुए थे, जिसकी वजह से आप लोगों ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया? जिस कांग्रेस के खिलाफ आप लोगों ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, जिस कांग्रेस के खिलाफ आप लोगों ने दिल्ली में सरकार बनाई, जिस कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आप लोगों ने करप्ट बताया, भ्रष्टाचारी बताया, जेल में डालने की बात कही, उनके साथ अलायंस करना क्या आप लोगों का डर था कि आने वाले समय में बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकते तो कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेते, नहीं तो 2019 वाला रिजल्ट रिपीट हो सकता है? देखिए विवेक जी, आपके दो सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार पर तो बोलने की इनको हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रधानमंत्री ने अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, ऑन कैमरा लगाया, उसी को 8 दिन बाद माला पहना के शामिल कराया, डिप्टी सीएम बनाया। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, किसी को सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं। दूसरी बात, आज हमारे सामने, देश के सामने संकट है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी तानाशाही को रोकने का, देश के संविधान को बचाने का, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान को बचाने का हमारे लिए मौका है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद सारे नेताओं को जेल में डालने का काम करती है, सीबीआईडी का इस्तेमाल करती है, कंपनियों से चंदा लेती है, सीबीआईडी की रेड कराने के बाद, ऐसे तमाम सारी चीजें हमारे देश सर्वोपरि है। देश को बचाने के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। और तो इंडिया अलायंस को सेफोलॉजिस्ट 120 से 130 सीटें क्यों दे रहे हैं इस देश में? अभी योगेंद्र यादव की बात हुई, कहते 130 135 से ज्यादा सीटें नहीं जा रही इनके पास। तो देश की जनता देती है, जनता मुद्दे देखती है, कौन सी पार्टी को मौका दिया, 2 बार मौका दिया, 10 साल का मौका दिया। नहीं, आपको मौका मिला, आपको विधानसभा में मौका मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जब बात सेंटर की हुई तो दिल्ली में 7 के 7 सांसद उठाकर बीजेपी को और मोदी सरकार को लोगों ने दे दिए, उसी जनता ने दिए जिस जनता ने आपको 65 सीटें 67 सीटें विधानसभा में दी। तो ये तो फैक्ट है, फैक्ट को झुटलाया नहीं जा सकता। आपके सवाल का जवाब धनंजय गिरि जी दे रहे हैं, उसके बाद हर्षद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। धनंजय गिरि जी, मैं इसका आंसर कर देता हूं। विवेक जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा सवाल को लेकर। धनंजय गिरि को सुन लेते हैं पहले। धनंजय गिरि। विवेक जी, दिल्ली की जनता से आप कहेंगे तो दिल्ली की जनता कहती है आपके पाप बाप रे बाप, केजरीवाल के पाप बाप रे बाप। केजरीवाल ने दिल्ली के साथ आज तक दुनिया, भारत नहीं दुनिया के इतिहास में लिखित माफीनामा अगर किसी ने मांगा है तो वो रिकॉर्ड केजरीवाल के नाम जाता है। बच्चों की कसम से लेकर के न केजरीवाल ने जमुना के पानी को छोड़ा, न नंदा को छोड़ा। पवन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। टाइम लिमिट है, एक एक करके मैं सवाल पूछ लूंगा। मुझे संस्कार को टेलीविजन पर नहीं लाई, अपने पार्टी के संस्कार को टेलीविजन पर नहीं लाई। मुझे एक सेकंड पवन जी, बेरोजगारी मुद्दा नहीं। धनंजय गिरि जी। विवेक जी, अगर आप प्रधानमंत्री की भाषा को गली का गुंडा कहते हैं और मैं सुन रहा हूं यह असहमतियों का इससे बड़ा सम्मान आप क्या कर रहे हैं, और मैं अपनी ऑब्जेक्शन सिर्फ रेज कर रहा हूं आपसे और आप सुन नहीं पा रहे। क्या केजरीवाल ने बच्चों की कसम नहीं खाई थी? क्या केजरीवाल ने कांग्रेस को करप्ट नहीं बताया था? क्या केजरीवाल ने सोनिया गांधी को जेल भेजने के लिए नहीं कहा था? क्या सोनिया गांधी कांग्रेस ने ट्वीट नहीं किया था कि केजरीवाल को जेल भेजो? इतने बेशर्म कहां से लाते इतनी बेशर्मी भाई? और कौन बाबा साहब करने अपने संविधान, जो जेल जाकर इस्तीफा न दे, इतना गिरा हुआ आदमी, ऐसा केजरीवाल, ऐसा वैचारिक कंगाल केजरीवाल, आप क्या बात कर रहे हैं? धनंजय जी, बोलने का और सीटें आप कितने लड़ रहे हैं? आप सीटें कितने लड़ रहे हैं विवेक जी? पूछिए सीटें कितने लड़ रहे हैं? मैंने सवाल पूछा, लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि इसी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने विधानसभा की 67 सीटें दी, वो भी तो एक मैंडेट है, उसका भी सम्मान करना पड़ेगा। और एक बार नहीं, 2 बार दिया। इसी अरविंद केजरीवाल को 2 बार सीएम बनाया, मेजोरिटी के साथ बनाया। आम आदमी पार्टी अगर लोकतंत्र की बात करती है तो ये बेहयाई है, क्योंकि लोकतंत्र क्या, लोक लज्जा भी नहीं छोड़ी लोगों ने। जेल जाकर के जो व्यक्ति की इस्तीफा न दे, जो कहता था कि जिस आदमी पर आरोप लगे पहले इस्तीफा दे फिर जांच में जाए, ये केजरीवाल के सेंटेंस थे, कोई और नहीं कह रहा था। विवेक जी झूठ बोलाए तो उस पर कायम रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल कौन सी स्टेटमेंट थी जिस पर कायम रहे? आपके खुद के। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए धनंजय जी, अगर कांग्रेस अलायंस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर अगर एक सीट भी दिल्ली में निकाल जाती है तो उनके पास तो 100% विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि 14 में भी 0 थे, 19 में भी 0 थे, 24 में अगर एक भी सीट पर आ गए तो फिर तो ये विन विन 100% विन विन सिचुएशन हो जाएगा उनके लिए।
विवेक जी 24 में भी माइनस होंगे। कुछ लोग चुनाव की चुनचुनाहट से जो एक साथ आए हैं, लोग जानते हैं कि ये मोदी की वेव जो चल रही है, सुनामी चल रही है, उसमें सांप और नेवले ने दोस्ती की है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल है। मैं इसी सवाल को लेकर जा रहा हूं हर्षद के पास। धनंजय गिरी जी वापस आ रहा हूं। सांप नेवले की दोस्ती कराई आप लोगों ने चुनाव जीतने के लिए। एक सेकंड सर, मैं दोबारा वापस आऊंगा। सांप नेवले की दोस्ती कराई हर्षद भाई आप लोगों ने। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या करें कि भाई सीटों की मजबूरी है। भाई साहब, एक भाषण याद आ गया मुझे, भाषण जीवी जी का। नेचुरली करप्ट पार्टी अजीत पवार अगर सरकार बन जाएगी तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और फिर अगले दिन क्या हुआ, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि धनंजय गिरी जी को एक साइड का दिखता है, दूसरे साइड का दिखता नहीं है। अभी फिर मैं वो शब्द इस्तेमाल कर दूंगा दोगलापन, तो धनंजय गिरी जी को बुरा लग जाएगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाषा को लेकर। उन्होंने ऐसा कह दिया, आप अपने संस्कारों का ही परिचय देंगे, आप अपने संस्कार का परिचय दीजिए। अभी आप आम आदमी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीच में नहीं बोलना है, अब आप फिर धनंजय गिरी जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हाँ अर्षद जी बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए। हाँ बोलिए। आज के दिन आप भाषा पर हमें ज्ञान ना दीजिए। जिस दिन प्रधानमंत्री मुजरा जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता टीवी पर बैठकर भाषा की सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहा है। कमाल की बात है। भाई साहब, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। धनंजय गिरी जी, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं नीति शर्मा जी को भी सुन रहा था। आंख बंद करी तो ऐसा लगा दोनों भाजपा के प्रवक्ता हैं। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे देना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि राहुल गांधी को लीटर और किलो का फर्क 5 किलो से 10 किलो कर दिया, तो पता नहीं खड़गे जी समझा रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में 5 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश में दिवाली और होली पर एलपीजी सिलेंडर फ्री में देने का वादा किया था। तो आदित्यनाथ जी समझा रहे हैं क्या नाली में पाइप डालकर गैस बनाने का तरीका प्रधानमंत्री जी को? क्या बोलते हैं आप लोग? लाइव टीवी पर बैठे हैं, कुछ लॉजिक की बात करा करिए। मोदी जी, राहुल गांधी जी अमेठी से नहीं लड़े। अरे भैया, आपके तो इंटरनेशनल लीडर है, साउथ की एक सीट से चुनाव लड़ लेना। क्यों जाते हैं सेफ सीट पर? पहले वडोदरा से लड़े 2014 में और वाराणसी से लड़े, फिर एक सीट छोड़ दी। कोई दूसरा लीडर ये कर दे। वाजपेयी जी 3-3 सीटों से चुनाव हारे, एक ही चुनाव में नहीं हारे थे। तो आप करें तो ठीक है, कोई दूसरा कर दे तो तकलीफ हो जाती है आप लोगों को। मैं नीति शर्मा जी की बात पे आ जाता हूँ कि इंडिया गठबंधन ने 30 लाख नौकरियां क्यों नहीं दे दी हिमाचल में? अरे हिमाचल में 30 लाख नौकरियां होगी क्या सरकारी? कैसा सवाल कर रही हैं आप? आपने भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं पूछा? 10 साल में 1 करोड़ नौकरियां दे सकते हैं आप स्टैट्स के ऊपर? मुझे ये बता दीजिए। तेजस्वी यादव जी से पूछिए जरा, जो 9th भी नहीं पास हैं। यही तो मैं बोल रही हूँ। नीति जी, मैं आ रहा हूँ इस सवाल को लेकर आ रहा हूँ आपके पास। एक पूरा हर्षद पूरा करे, हर्षद को पूरा करने दीजिए। नीति जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हर्षद पूरा कीजिए। राजनीतिक विश्लेषक को एक्सपोज करने के लिए ही बात कर रहा हूँ। आपने हिमाचल का जिक्र और कर्नाटक का तो कर दिया, आपने बिहार का जिक्र नहीं किया जहाँ तेजस्वी यादव जी ने सरकारी नौकरियां दी। आपने तेलंगाना का जिक्र दी प्रभु, यही तो मैं पूछ रही हूँ, कितनी दी सरकारी नौकरियां? कितनी दी? सुनिए, आप दीजिए ना आंकड़ा, पार्टी से। और उसके बाद आपका मैं जवाब देती हूँ। आप अपनी बात पूरी रखिए। 5 साल में 20 करोड़ नौकरियां दे दी। पूछ सकते हैं आप प्रधानमंत्री जी से कि क्या हुआ सरकारी नौकरी 20 करोड़ देने का? एक शब्द नहीं मैं आपका एक एक चीज का जवाब दूंगी प्रभु, आप बात रखिए अपनी पूरी। हाँ, मैं रख रहा हूँ ना, बीच बीच में मत बोलिए। और जहां तक बात आप लोग चर्चा कर रहे थे, जहां तक बात पाकिस्तान की है, आज से 1 साल पहले एक नेता ने पाकिस्तान के कहा था कि हमारे जैसा, भारत जैसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में होना चाहिए। तब पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन तो आप लोगों ने नहीं बताया। जब पठानकोट हमले में आईएसआई को बुलाया गया और बोला गया कि आप जांच करिए ये आतंकवादी हमला हुआ कि नहीं, आईएसआई वापस पाकिस्तान जाके ये बोल आई कि हमने ये पठानकोट हमला नहीं किया, तब तो आपने नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं उठाया। क्यों गए थे बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान? मनमोहन सिंह जी तो कभी... ठीक है हर्षद जी, अब जवाब ले लेते हैं, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपकी टोटल सीटें कितनी आ रही है इस बार के चुनाव में। मैं इस पे सवाल को लेकर दोबारा आऊंगा। मैं पवन शर्मा जी एक होल्ड की जगह फराज किदवई जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। नीति शर्मा जी का जवाब, उसके बाद फराज किदवई जी आपके पास आ रहा हूं। धनंजय जी थोड़ा सा जब चालू करी थी, मैंने कहा था लायबिलिटी की बात करते हो तो एसेट्स की बराबर बात करो तो बैलेंस शीट प्रॉपर बनती है। धारा 370, अब आप देखिए सर, आप थोड़ा इतना सम्मान दीजिए।
अभी छठे चरण का चुनाव आया है, जम्मू कश्मीर में वोट परसेंटेज आपने देख ली है। धारा 370, आप 55 साल तक आपने राज किया, लेकिन सियासी रोटियां सेकी और कश्मीर की जनता उसको उसकी कीमत चुकाती रही, तब आपने कुछ नहीं बोला। आज धारा 370 हटी है तो कश्मीर ना केवल कश्मीर विकास के साथ जुड़ा है, लेकिन आज पीओके भी आपके साथ विलय होना चाहता है। आज अगर एक नेतृत्व हमारे देश को मिला है, तो जब आपके समय में मुंबई में अटैक हुआ था तो अजमल कसाब से को क्या दंड देंगे, उसके लिए आप ओबामा से पूछ रहे थे। लेकिन आज अगर अभिनंदन विंग कमांडर वहां गिरा पीओके की सीरीज में, तो रातों रात वहां के जो चीफ था आर्मी, वो पैर कांप के उसने आपके अभिनंदन को बाइज्जत वापस किया। आज पाकिस्तान आटे आटे को मोहताज है और खुद विलय होने की बात कर रहा है। ये ताकत है, ये एसेट है। आज अगर राम मंदिर का ताला आपने खुलवाया, लेकिन शिलान्यास आज हुआ और उसके बाद कोई भी सामाजिक तौर से कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष या विरोधाभास नहीं हुआ। आप केवल समाज को बांटने की राजनीति करते रहिए। ये वही कांग्रेस है प्रभु, जो बोलती थी ना जात पे ना पात पे, वोट लगेगी हाथ पे। और आज आप आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण तो छोड़िए, 15% बजट आप देने का हक बात करते हैं। पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अति पिछड़े का हक आपने मुसलमानों को दिया। वक्त वोट की प्रॉपर्टी आपने माइनॉरिटी को दी। मुझे तो आप इतना बता दो, अगर आंकड़े की बात करते हो तो माइनॉरिटी में सबसे कम परसेंटेज किसकी है? क्या आपने सिखों को, बुद्धों को, बुद्धिस्ट को, जैनिस्ट को, उनको आपने प्रॉपर्टीज दी? दीजिए ना वक्त वोट की प्रॉपर्टी, उनको भी हक दीजिए ना उनको आरक्षण। वो नहीं मांगते हैं आरक्षण, वो देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन केवल वोट को तुष्टीकरण करते रहो, देश को बांटते रहो।